इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के इतिहास के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाई हैं इस अध्याय की, और उसमें हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार वियना की संधि हुई थी। उससे पहले रूढ़िवादी और क्या कहते हैं उदारवादी और रेडिकल से ये सब के विषय में क्या है डिस्कशन काफ़ी कुछ उस वीडियो में हमने कर रखा है, आप उसमें दोबारा देख सकते हैं। और किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण जो तत्व थे वो थे, और नेपोलियन ने किस प्रकार जो संहिता नेपोलियन संहिता जो लगाई थी लागू की थी, वो सारे जानकारी से पहले वीडियो में दे रखी है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें जो टॉपिक है यहाँ स्टार्ट करते हैं वो है क्रांतियों का युग। कौन सा है? क्रांतियों का युग। देखिए, अब कौन सा क्रांतियों का युग कहा गया है? 1830 से लेकर के 1848 के बीच में कहा गया है। तो हम पढ़ेंगे भाई ऐसी कौन कौन सी क्रांतियाँ थी और स्पेशली उनकी जगह कौन सी थी, वो कहाँ कहाँ पर हुई थी। ठीक है, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चले चलते हैं। तो क्रांतियों का युग कहा गया 1830 से लेकर 1848 तक। किस प्रकार जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक देशों में अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा गया। क्या भाई? राष्ट्रवाद और उदारवाद, ये जो शब्द थे इनको क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। कहाँ? यूरोप के क्षेत्रों में। ठीक, अच्छा, अब हम ये देखेंगे यूरोप के स्पेशली वो कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ पर ये क्रांतियाँ हुई। तो देखिए, उनमें जो आ जाते हैं हम देखेंगे आगे अध्याय में, मैं पहले ही बता देता हूँ। उनमें आता है इटली आ गया, जर्मनी आ गया, ओटोमन साम्राज्य के आयरलैंड हो गया, ठीक है, उधर पोलैंड। ये कुछ क्षेत्र हैं, हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, वो सब क्या है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये दे रखे हैं इसमें ये क्षेत्र। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया था, जो शिक्षित मध्य वर्ग के लोग थे। देखिए, उदारवादी और राष्ट्रवादी ये कौन से वर्ग से थे? शिक्षित मध्य वर्ग से थे, जिसमें कौन कौन? स्कूल अध्यापक हो गए, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार और प्रोफेसर। भाई क्रांतियाँ जो हुई थी, देखिए हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी। क्या फ्रांस की क्रांति जो स्टेट जनरल में 3 जो भाग बनाए गए थे, पहले में जो रखा गया था जो चर्च वालों को, पादरियों को, दूसरे में जो कुलीन वर्ग को रखा गया था, क्या उन्होंने क्रांति की थी? नहीं। तो क्रांति किसने की थी? जो तीसरा वर्ग था उसने की थी ना, उनमें यही लोग ही आते थे। ठीक है, तो जो क्रांति का दारोमदार जो रहा है वो इन लोगों पर ही रहा है। अब बात आया थी प्रथम विद्रोह कब हुआ। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। देखिए, ये विद्रोह और जो फ्रांस की क्रांति है ये अलग है। ठीक है, क्यों भाई, क्यों अलग है? कि आपने देखा नेपोलियन ने दोबारा से राजतंत्र लागू कर दिया था, किया था। ठीक, फ्रांस में नेपोलियन ने राजतंत्र को लागू किया था। पहले प्रजातंत्र हो गया उससे पहले, फिर उसने राजतंत्र लाया। अब देखिए 1830 में ये जो जुलाई क्रांति है, आप तारीख याद रखना, बूर्बो राजा, आपको हमने पढ़ाया था, जो लुई 16वां था वो बूर्बो राजा से ही संबंधित था, यानी बूर्बो वंश का ही था, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। अब उन्हें उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। तो बात आई समझ में? मतलब 1815 के बाद में उन्हें दोबारा सत्ता प्राप्त हो गई। ठीक, लेकिन इसके बाद में 1815 के बाद में क्या है, रूढ़िवादियों ने क्या इनको एकदम से पूरी तरह से उखाड़ फेंका। अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उनको जो उखाड़ फेंका, उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र, देखिए मैं बता रहा हूँ, संवैधानिक और राजतंत्र, ठीक है, की स्थापना हुई। और अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे कौन? लुई फिलिप। कौन आएगा भैया? अब
लुई फिलिप आ गए। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिनकी वजह से 1830 में ये क्रांति हुई होगी। बिल्कुल ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। चलो देखते हैं क्या हुआ था। तो मेटरनिफ ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इन महाशय ने बहुत बड़ी बात कर दी मेटरनिफ जी ने कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को क्या है, सर्दी जुकाम हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात कर दी इन्होंने। मतलब फ्रांस का इतना बड़ा प्रभुसत्ता इन्होंने दर्शाया है कि उसकी मान लीजिए पहुंच चलती है फ्रांस की। अगर वो छींक भी देना तो बाकी देशों को तो ऐसे जुकाम हो जाएगा। मतलब उन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला अगर उसने कोई ऐसा कुछ कर दिया तो फ्रांस ने। ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं भाई, जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी क्या है, विद्रोह भड़क गया। क्या है, ब्रुसेल्स में भी क्या विद्रोह भड़क गया। ठीक है। अब जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। कौन अलग हो गया भाई, ये ब्रुसेल्स में विद्रोह हुआ। अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से ये क्या है, अलग हो गए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर कुछ अंतर दिखा, क्रांति हुई और उसका बेनिफिट ये हो गया कि यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड से ये सब क्या है, अलग हो गया। अब ये देखेंगे तो यूके और नीदरलैंड के विषय में अब ये देश अलग अलग बन गए हैं। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अवजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया, वह थे यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। एक ये घटना हुई थी। अभी हमने जुलाई क्रांति देख ली, जुलाई 1830 क्रांति, उसमें अंतर दिखा, उसका परिणाम दिखा। दूसरा जो आ गया है वो ये है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, और ये आरंभ कब हुआ था, 1821 में। याद रखिएगा 1821 में। अब देखिए भाई इसमें कौन कौन थे, वो थे शिक्षित अभिजात वर्ग। कौन लोग थे, शिक्षित अभिजात वर्ग, कवि, कलाकार, ये सब। ठीक है ना। तो अब क्या है भाई, 1821 में ये हुआ था, यूनान में राष्ट्रवादी के निर्वासन में रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला था। इनको पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों का समर्थन मिल रहा था। अब जो प्राचीन यूनानी संस्कृति, हेलेनिज्म जिसे कहते हैं, के प्रति सहानुभूति रखते थे। ये लोग यूनानी जो संस्कृति थी उसके प्रति क्या है, सहानुभूति रखते थे, यानी इनको अच्छी लगती थी यूनानी संस्कृति। ठीक, तो इसलिए इन्होंने क्या, इनका साथ दिया। कवि और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत संग्रह जुटाया। तो देखिए इन्होंने क्या है, जो कवि कलाकार थे, इन्होंने क्या कहा कि ये यूनान है ना, वो यूरोपीय सभ्यता का पालना है, यानी यूरोपीय सभ्यता जो जान जाती है वो यूनान में ही जान जाती है। उधर पश्चिमी यूरोप के जो देश जो थे वो इनका समर्थन कर रहे थे, इनका साथ दे रहे थे। अब तो हुआ क्या था भाई, अंग्रेज़ कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए। जहाँ 1824 में उनकी मृत्यु हो गई थी, एक नाम आ गया, ये अंग्रेज़ कवि थे लॉर्ड बायरन, ये भी युद्ध लड़ने गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान के एक संयुक्त राष्ट्र बना दिया। 1832 में देखिए 1830 का फ़ायदा क्या हुआ कि ब्रुसेल्स जो है यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग हो गया। ठीक, 1832 में क्या फ़ायदा हुआ है, जो यूनान क्रांति हुई है कि यूनान एक संयुक्त राष्ट्र बन गया। ठीक है, इस प्रकार से क्रांति होती जा रही हैं और देश बनते जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं अगले इस पार्ट में, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना और रोमानी कल्पना, रोमानीवादी, ये क्या है। तो देखिए राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ,
राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति की एक अहम भूमिका रही थी। जब भी राष्ट्र का निर्माण होगा उसमें संस्कृति की अहम भूमिका होती है। देखिए अभी हमने पढ़ा था यूनान की जो संस्कृति है उसको पश्चिमी जो यूरोपीय देश थे उन्होंने सहानुभूति दिखाया और उसका समर्थन किया और यूनान स्वतंत्र बन गया। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि संस्कृति की अहम भूमिका होती है राष्ट्र के किसमें, एक राष्ट्र के बनने में। कला, काव्य, कहानी, किस्सा, संगीत राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। कला होती है किस देश की, भाई जो यूनान में वो कलाकार जो थे, कवि जो थे, उन्होंने तो कहा था कि ये यूनान जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना है, कहा था ना। तो वही बात देखो यहाँ पर बताई गई है कि ऐसी ही बात हो किस्से कहानियों से क्या है, काफ़ी सहयोग मिलता है। आइए रोमानीवाद को देखें। ऐसा संस्कृति आंदोलन था जो एक ख़ास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। तो क्या है रोमानीवाद, और ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। याद रखेंगे रोमानीवाद क्या था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ठीक, तो मुख्य रोमानी कलाकार और कवि, मुख्य रोमानी कलाकार थे, कवि थे। ठीक, और देखिए और क्या है आगे इसमें हम देखेंगे। रोमानी कलाकार, कवि, जर्मन दार्शनिक का नाम यहाँ पर एक आया है, वो है योहान गॉटफ्रीड, एक रोमानी चिंतक थे। कौन, किसका नाम आया है, जर्मन दार्शनिक का नाम जो है योहान गॉटफ्रीड, ये भी रोमानी चिंतक थे। और इन्होंने दावा क्या किया था भाई, इन्होंने दावा किया था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है। सच्ची जर्मनी संस्कृति उनके आम लोगों में निहित है। तो बात किस चल रही है, संस्कृति की बात चल रही है। और हमने कहा रोमानीवाद क्या एक सांस्कृतिक आंदोलन था। और इसमें देखिए स्पेशल क्या था, स्पेशल ये था कि लोकगीत, जनकाव्य, लोक नृत्य, ये सारे चीज़ें थी, इनको प्रकट करना और इनको अच्छा निर्माण देना, दोबारा से इनसे राष्ट्रीय भावना को वापस लाना, ये संदेश प्रसार करना था खास तौर पर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ भाई, हम यहाँ पर जानेंगे कुछ मुख्य लोक नृत्य भी यहाँ पर जानेंगे, नाम आएंगे इसमें हम पढ़ेंगे। तो आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना क्या था इनका मुख्य जो उद्देश्य था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। क्या है, निरक्षर थे। भाई एक बात मुझे ये बताइए, साक्षर लोग जो होते हैं अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं लिख करके, अखबार छाप करके, लेकिन निरक्षर जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उनके पास में उनकी कला रह जाती है, संस्कृति जो वो दर्शा करके क्या अपना संदेश प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रेशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। देखो पोलैंड जो देश है, पोलैंड जो जगह थी, उनका इन शक्तियों ने क्या विभाजन कर दिया। यदि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई थी। क्या है, राष्ट्रीय भावना संगीत और भाषा के द्वारा उसमें जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया। और पोलोनेस और माजुरका, दो नाम आए हैं, पोलोनेस और माजुरका, ये लोक नृत्य जैसे राष्ट्रीय प्रतीक बन गए। समझ में आया ना। अब संगीत भाषा ने राष्ट्रीय भावना को पैदा किया। कुछ लोक नृत्य थे पोलोनेस और माजुरका, ठीक है, ये वहाँ चलते रहे पोलैंड में। जबकि पोलैंड जो किसके अंडर में आ गया था, रूस, प्रेशर, ऑस्ट्रिया, ये बड़ी शक्तियों के अंडर में, उस पर दबाव में चल रहा था। इसके बाद भी उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत रही।
ठीक है ना। आगे और देखते हैं फिर। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी हम देखो वही देख रहे थे। रूसी कब्जे के बाद, किसका? रूसी कब्जे के बाद। तो रोमानीवाद हमने संस्कृति के विषय में पढ़ा। अब देखिए आगे रूस के विषय में भी बात आ रही है। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन ला दिया गया। 1871 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, यानी अब रूस में भी कुछ विद्रोह शुरू हो गया, वो 1831 में। किस कारण हुआ था? कारण जानना चाहेंगे, कारण क्या था? वो इस कारण हुआ था कि वहाँ पोलिश भाषा को हटा दिया गया था और रूसी भाषा को ज़बरदस्ती लगा दिया गया था। इसके विरोध में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा के हथियार बनाया गया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरी और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उसे सज़ा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। तो भाई मेन बात क्या आ रही है? रूसी भाषा का प्रचार करना, पोलिश भाषा को हटाना। जो लोग ये प्रचार नहीं करते थे उनको जेल में डाल दिया जाता और साइबेरिया भेज दिया जाता था। ठीक है। पोलिश भाषा रूसी भाषा के प्रभुत्व में विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। ठीक है। यानी पोलिश भाषा जो है रूसी भाषा के विरुद्ध में देखी जाने लगी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अब क्या दिया गया है। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। तो ये क्या होता है भाई? भूख, कठिनाई और जन विद्रोह, यानी लोगों में इसके विषय में क्या रहा भाई? अब जन विद्रोह, अभी हमने 3 विद्रोह पढ़ लिए। जुलाई क्रांति हुई 1830 में हुई थी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था जो रोमानीवाद हुआ था, उसको पढ़ा था। उसके बाद में रूस का विद्रोह हुआ जो भाषा को लेकर हुआ। आगे ये जन विद्रोह आ रहे हैं भूख और कठिनाई से लेकर। देखिए ये किस प्रकार की है। 1830 के दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 1830 का जो दशक था बहुत कठिनाई यूरोप में। देखिए इसलिए कहा है कि जो 1830 से लेकर 1848 का समय जो था वो क्रांतिकारियों का युग रहा। किसका? क्रांतियों का युग रहा। क्रांतियाँ हुई उसमें। अभी 2 दिन हमने पढ़ी, देखो अभी और विद्रोह हुए। तो किस प्रकार से रहा भाई? प्रथम भाग में पूरे यूरोप में, यानी 19वीं सदी के प्रथम भाग में क्या है, पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि होने लगी। अब आप यही समझ जाइए, जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो संसाधन कम होंगे। वही बात है ना। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। मतलब रोजगार हो गए कम और लोग हो गए ज़्यादा। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। क्या हुआ भाई? ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर, मतलब ग्रामीण जो लोग थे रोज़गार के लिए शहरों में गए, वहाँ रहने लगे। और नगरों के लघु उत्पादों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। ये सबसे बड़ी बात थी। इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो चुका था, मशीनें वहाँ काम कर रही थी और वहाँ का बना हुआ कपड़ा और यहाँ के लोग जो लघु उद्योग वाले जो कपड़े, लघु उत्पादक वाले जो कपड़े थे, यानी छोटे उद्योग वाले कपड़े बनाते थे वो लोग, उनको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि उनका कपड़ा सस्ता मिलता होगा और इनका कपड़ा थोड़ा महंगा पड़ता होगा, इसलिए उनका कपड़ा लोग खरीद लेते थे। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से क्या है, औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था।
महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था। तो अब कुल मिलाकर के बात यह है कि एक तो इस औद्योगिकरण से कपड़े के विषय में बात रही। दूसरी बात देखिए, यहाँ यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक और सामंती शुल्कों जिम्मेदारों के बोझ तले थे। ये भी बोझ के तले दबे हुए थे। कौन लोग? कृषक लोग। किसके? जो सामंती लोगों का शुल्क था। खाने पीने की चीज़ों का मूल्य बढ़ गया। फसल बर्बाद खराब होने से शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल गई। तो ये विद्रोह जो चल रहा है, भूख और कठिनाई का विद्रोह इसलिए कहा गया है कि एक तो रोज़गार नहीं, उधर फसल भी खराब हो गई, उधर जो सामंती लोग जो शुल्क लेते थे कृषक लोगों से, तो हर प्रकार से क्या है भाई, एक ऐसी स्थिति बन गई कि उन्हें विद्रोह करने पर उभारने लगे। तो इसी के चलते हुआ क्या, परिणाम ये हुआ, देखिए आप देख रहे हैं चित्र में, देखिए क्या हुआ था कि 1848 में फ्रांस में क्या हुआ, कृषक विद्रोह हुआ। क्या हुआ? फ्रांस में कृषक विद्रोह। अरे भाई, जब आप उनको इतना दबाओगे तो विद्रोह तो करेंगे ही करेंगे, ये बात तो निश्चित है ना। तो वही हुआ। और यहाँ पर उस वक्त जो शासन कर रहे थे वो थे लुई फिलिप। कौन महाशय थे? लुई फिलिप। अब विद्रोह हुआ तो इनको फिर भागना पड़ा। राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा कर दी और 21 वर्ष से ऊपर वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया और रोजगार की भी गारंटी दे दी। ठीक, तो जो क्रांति हुई है, विद्रोह हुआ है, उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है। ठीक, अब 1845 में देख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर बुनकर विद्रोह हुआ। 1845 में कौन सा हुआ? बुनकर विद्रोह। तो वन बाय वन इन सबको आप याद करते जाएंगे, लिख लेंगे। ठीक, ये कैसा था भाई, बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु वो दाम बहुत कम देते थे। भाई क्यों हुआ था कि ठेकेदार इन्हें कच्चा माल दे रहे हैं और ये कपड़ा बना रहे हैं, लेकिन उसके जो दाम है, उसके जो पैसे हैं, वो बहुत कम देते थे। ठीक है ना। तो इसके लिए बुनकर विद्रोह हुआ 1845 में। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या हुआ था कि 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों ने एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पहुंची। कहाँ पहुंची? ठेकेदारों की कोठी पर पहुंची। ठीक है ना। अब क्या हुआ भाई, वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे, करना ही था भाई ज़्यादा मजदूरी की। कभी घृणा का व्यवहार किया जाता था उनके साथ में, तो वो इसको भी नहीं मानने को तैयार थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में क्या हुआ, भीड़ ज़बरदस्ती घरों में घुस गई और चमचमाती खिड़कियाँ, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें क्या है तोड़ डाली, भंडार गृह में घुस गए, कपड़े के भंडार को लूट लिया और ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गए और शरण लेने लगे। तो बुनकर विद्रोह जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था? सिलेसिया में। क्या है? सिलेसिया में हुआ था। अब क्या हुआ था, 24 घंटे बाद सेना बुलाकर उसकी मदद के लिए सेना क्या है लौटी। किसकी मदद के लौटी भाई? ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया था। वह 24 घंटों के बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। तो जो बुनकर लोग थे उनमें से 11 लोगों को गोली मार दी गई सेना ने, उनको दबाया गया, यानी विद्रोह तो हुआ,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 1848 में ऐसा क्या हुआ था, यहाँ हुई थी उदारवादी क्रांति। तो हम 30 से चल रहे थे, 1848 तक आ गए हैं। 1848 में हमको मिल रही है क्या, उदारवादियों की क्रांति। ठीक, उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी देखिए एक ऐसे शासन की कामना कर रहे थे जो सबके लिए समान हो, सबको अच्छे अवसर दे। तो 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग की क्रांति भी हो रही थी। ठीक, फरवरी 1848 में घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। तो हमने पढ़ा था भाई फ्रांस के विषय में, जो लुई फिलिप थे उनको भागना पड़ा था ना, 1848 की कहानी थी, है ना। देखिए वही यहाँ पर क्या है, तो वो विद्रोह कहाँ से, उनमें कौन मुख्य भाग निभा रहे थे? उसमें पढ़े लिखे मध्य वर्ग वो भी सम्मिलित थे। भाई लघु उत्पादक जो थे वो तो थे ही थे, कृषक विद्रोह, कृषक जो आपके कृषक जो थे वो तो थे ही थे, साथ में ये लोग भी थे। इसके बाद में क्या है, 1848 घटना में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी तो एक गणतंत्र की घोषणा की गई थी जो सभी पुरुषों के सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन, वहाँ उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की। यानी ऐसे देशों में मध्य वर्ग के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की क्या कर दी, मांग की, और एकीकरण करना चाहा। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फ़ायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। ये सब लोग थे, ये राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे। अब इसके लिए भी क्या होना था, इसके लिए एकीकरण करना चाहते थे, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी। क्या था इनके विषय में, संविधान बने, प्रेस की आज़ादी मिले और संगठन बना सकें, इसकी उनको स्वतंत्रता मिल जाए। तो क्या हुआ भाई, इसके लिए फ्रैंकफर्ट शहर में, नाम याद रखिएगा, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में क्या है, फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया गया। नेशनल असेंबली के पक्ष में क्या है, मतदान कराया गया फ्रैंकफर्ट शहर में। और 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अभी दिखाएंगे, देखिए क्या आगे इसका चित्र भी दिया गया है, वो हम दिखाएंगे। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। कहाँ हुई थी भाई, सेंट पॉल चर्च था, वहाँ ये आयोजित हुई थी। तो अब जब ये जो यहाँ पर संसद, ये सब जो बैठे हैं, क्यों बैठे थे, क्यों वहाँ पर संसद आयोजित की गई, क्यों लोग जुटे? उद्देश्य था जर्मनी के लिए संविधान तैयार करना। क्या था, जर्मनी के लिए संविधान तैयार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में क्या है, अब भाई ये हुआ, ये लोग वहाँ पर बैठे उद्देश्य को लेकर। इस राष्ट्र की अध्यक्षता ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद का अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रेसा के राजा, नाम याद रखिएगा, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने इसको मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया, और राजाओं का साथ दिया जो नवनिर्वाचित सभा के विरोधी थे। यानी इन महाशय ने भाई, इन्होंने क्या किया, अध्यक्षता से मना कर दिया। ठीक, ये जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया और वहीं संसद का सामाजिक आधार जो है कमज़ोर पड़ गया। कुलीन वर्ग और सेना का विरोध क्या है, बढ़ गया।
अगर ये मान जाते तो शायद ये नहीं हुआ था। वहीं अब क्या हुआ, संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूर और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उसका समर्थन खो बैठे। भाई किसका? मजदूर और कारीगरों की मांग का विरोध किया मध्य वर्ग। मध्य वर्ग देखिए, इनके पास सुख सुविधाएं थी, तो ये इनकी मांगों को क्यों तवज्जो देते? मना किया, मजदूर और कारीगरों की मांगों को मना किया इन्होंने कि भाई इनकी कोई मांगें नहीं मानी जाएंगी। अंततः क्या हुआ, असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। दरवाज़ी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा भी विवादास्पद रहा था। इस आंदोलन में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार के विषय में भी कहा गया कि उनको अधिकार मिलने चाहिए। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप में भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए थे, अखबार शुरू किए थे, वो हमने सब कुछ देखिए पढ़ा ही है, महिलाओं ने किस प्रकार से काम उसमें किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा। और हम देखेंगे यहाँ पर जो फ्रैंकफर्ट शहर में जो संसद हुई थी वो ये है, सेंट पॉल चर्च है, यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं। ठीक, यहाँ पर वही संसद बैठी है, मतलब वो जो लोग बैठे हैं संसद में जो अधिकारों के लिए यहाँ पहुँचे थे। मध्य वर्ग के लोग भी बैठे हैं जिन्होंने उनके मजदूर और जो और वर्ग थे उनके अधिकारों को मना किया था। तो क्या हुआ भाई, जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रशिक्षकों की हैसियत से ही दीर्घा में खड़ा किया गया। तो महिलाओं के विषय में देखिए यहाँ हम बताया जा रहा है, वो केवल प्रशिक्षकों के लिए दर्शक दीर्घा में ही खड़ी थी, ना तो उनको अधिकार देने वाले थे, ना उनको एक स्पेशल जगह दी गई थी, कुछ नहीं। हालांकि उनकी क्रांति चल रही थी, देखिए जब से रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई और पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। रूढ़िवादी जो ताकत थी क्या थी, ये वही प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र चाहते थे, वही था ना। तो ये क्या है, इन्होंने उदारवादी आंदोलन को दबाया, ठीक, और पुरानी व्यवस्था लागू की। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायत देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन राजा जो थे भाई, उन्हें तो सब कुछ देखना है। उनको ये समझना है कि अगर हमें इस क्रांति को दबाना है सही से, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भाई? उनको रियायत देना पड़ेगा। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य पूर्वी यूरोप में निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। ठीक है, ये शासक निरंकुश शासक थे, इन्होंने दोबारा से उन परिवर्तनों को आरंभ किया दोबारा से, जो पहले पश्चिमी यूरोप में हुए थे 1815 से पहले। जैसे देखिए 1815 से पहले कौन थे? नेपोलियन थे। नेपोलियन ने बहुत सारे जो है परिवर्तन किए, लेकिन बाद में वही राजतंत्र पर थे, लेकिन परिवर्तन तो हुए थे ना। इस प्रकार हेम्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासता और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। क्या है? भूदास बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हेम्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता साफ हो गया था। तो 1848 में भाई जो उदारवादी क्रांति हुई है, परिवर्तन हुए, उनकी क्रांति से परिवर्तन हुए। अगर वो क्रांति नहीं करते हुए तो परिवर्तन नहीं होते। महिलाओं के विषय में भी सोचा गया, काफ़ी बातें इसमें। तो अभी तक हमने इसमें यहाँ तक पढ़ा है। ठीक, इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वहाँ जर्मनी का और इटली का एकीकरण, बाद में ब्रिटेन का एकीकरण भी आएगा। ये पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। यहाँ तक के लिए थैंक यू।